नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डीसीएम एजुकेशन में। आज हम आपको रीड प्री 2022 के लेवल 1 के साइकोलॉजी के प्रश्न करवाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों में से अधिगम का सिद्धांत किसने नहीं दिया। तो हमें पता है थॉर्नडाइक ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने भी दिया है और कोहलर ने भी दिया है। यहाँ चौथा ऑप्शन है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जरूर। बीएस ब्लूम ने कोई किसी तरह का कोई लर्निंग थ्योरी नहीं दी थी। बीएस ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दी थी जिसमें 3 डोमेन थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, बीएस ब्लूम। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ये तो हमको रटना है, देख लो, सीधा सी बात है। जहाँ पुनर्बलन आ जाए या क्रिया प्रसूत अनुबंधन आ जाए, ये स्किनर का दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। ये स्किनर ने दिया था। हमारा अब आगे है तीसरा प्रश्न। निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक विप्रेरणा को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो यह तो बाहरी विप्रेरणा हो गई। दूसरा ऑप्शन, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त करेगी क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। यह भी बाहरी विप्रेरणा। सी, इला सुबह सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। यह भी बाहरी विप्रेरणा होगी। चौथा ऑप्शन है, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये रुचि शब्द आ गया, मतलब ये आंतरिक विप्रेरणा है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। अभिसमता कोई गुण नहीं है किसी पेपर का या किसी परीक्षण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अभिसमता। पांचवा प्रश्न, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है। यह तो सबसे सरल प्रश्न मान लो, जो लिख ही दिया शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, तो सीधी सी बात है सबसे महत्वपूर्ण भी बच्चा होगा या हमारा बालक होगा। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चा। छठा प्रश्न, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? यहाँ सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि किसी बच्चे को उसको कहते हैं कि तू ऐसा कर ले, सीखने की गतिविधि सीख न ले, इससे या तो हम तुम्हें इनाम देंगे या तेरे चाटा या कुछ डंडे नहीं लगेंगे। तो ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि ये क्या दर्शाता है। पहला उत्तर है, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है। जी, ये तो नहीं होगा। बाहरी प्रेरणा को कम कैसे करता है? ये तो बढ़ाता है क्योंकि वो दंड, इनाम, ये तो बाहरी भी प्रेरक है। दूसरा, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। नहीं, आंतरिक प्रेरणा को तो कम करता है। चौथा,
बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो जब बच्चे इनाम पाने के लिए पढ़ेंगे या सजा से बचने के लिए पढ़ेंगे तो उनकी प्राकृतिक रुचि तो अपने आप ही कम हो जाएगी और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा भी कम हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। 7वां प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे निर्धारित है। तो ऐसे प्रश्न तो फैक्चुअल होते हैं, इनका सीधा याद करना है। 7वें का उत्तर हो जाएगा सी, 45 घंटे। 8वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है अनुमोदक। अनुमोदक का अर्थ है बच्चा हमसे परमिशन ले, ये तो नहीं होगा। दूसरा है सुविधादाता, फैसिलिटेटर, बच्चे को सुविधा प्रदान करे वो खुद सीखे, ये होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा बी। तीसरा ऑप्शन है सी, आधिकारिक या अथॉरिटी। हमें अधिकारी तो किसी प्रकार का बनना ही नहीं है बच्चों के साथ, हम तो सिर्फ सुविधा दे सकते हैं उनको, तो सी भी नहीं होगा। डी, तानाशाह, तानाशाह बनकर करेंगे क्या, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 9वां प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, बच्चों को मंद शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। तो यहाँ जहाँ बच्चों को अलग अलग करने की बात हो जाए वो तो हमें करना ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है। हाँ, यह हो सकता है, बी भी हो सकता है, पढ़ा के पढ़ते हैं एक बार। सी, सीखने की कठिनाइयों और समस्याओं क्षेत्रों का निदान करने के लिए, ये भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन है डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो नीचे के तीनों ऑप्शन बी, सी और डी, इनमें से सबसे सही ऑप्शन है डी। साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न हो गए, आपको लगेगा कि चारों के चारों या इनमें से 3 उत्तर सही है, हमें वो करना है जो सबसे ज्यादा सही है। या देखो चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि उत्पादनशील जीवन के लिए, मतलब उसका पूरे जीवन भर काम आएगा, तो ये सबसे बेस्ट अपने आप ही हो गया। 10वां प्रश्न, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। नहीं, व्याख्यान तो हमें देना ही नहीं है, यह सही नहीं है। दूसरा, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, ये तो मशीनीकृत प्रणाली है, यह भी नहीं होगा। कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, ये भी नहीं होगा। डी, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, जहाँ बच्चे और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया होगी वहाँ बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। 11वां प्रश्न, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान नहीं, अनुप्रश्न अनुसंधान, यह भी नहीं है। डी, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के लिए एक शोध, ये भी नहीं होगा। सी, देखो हमें तो हमारे पेपर के हिसाब से पढ़ना है, एक शोध जिससे तत्काल समस्या का हल किया जा सके। तो एक्शन रिसर्च का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब हमारे कोई प्रॉब्लम होती है या तो उसका तत्काल समस्या या उस समस्या या प्रॉब्लम का हम तत्काल हल कर सके, तो क्या हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न। 12वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं। समीप विकास के सिद्धांत का नाम और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है सिद्धांत का वर्णन। समीप दूराभिमुख दिशा, तो इस सिद्धांत का अर्थ है कि विकास हमेशा शरीर से अंदर से बाहर की ओर होगा। पहले के अंदर हो जाएगा डी।
सिर पदाभिमुख दिशा, इसका अर्थ है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होगा। तो इस दूसरे के अंदर हो जाएगा ए। अंतर व्यक्तिक भिन्नता है, अंतर व्यक्ति मतलब अलग अलग आदमी। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो विभिन्न बच्चे मतलब अलग अलग बच्चे। तो अंतर व्यक्ति का अर्थ ये होगा, तो दूसरे में तीसरे में हो जाएगा बी। चौथे में है अंतरा व्यक्ति, अंतरा का मतलब खुद के अंदर। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, उसके विकास एक विकास दूसरे विकास से भिन्न हो सकता है, दर भिन्न हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा सी। देख लो डी ए बी सी कौन से में है, पहले में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है। ये तो एक ही बात होगी, जटिल और कठिन तो एक ही, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो सी भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है साधारण से आसान, तो विकास साधारण से आसान, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। पहला होगा विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसका 13वें में से उत्तर हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। पहली प्राक-टोली आयु, यह तो बचपन के है विशेषता। अनुकरणीय आयु, अनुकरणीय आयु के मतलब बच्चा दूसरों को देख देख कर वैसे करने की कोशिश करता है। जैसे हम बच्चे किसी छोटे बच्चे के सामने रोने का नाटक करता है, तो वो भी हमारी तरह वापस नाटक करेगा। ये भी होगी सी क्वेश्चन एज, या सवाल करने का आयु। हम देखते हैं जब बच्चा छोटा रहता है तो बहुत सवाल करता है, वो उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो ये सवाल करने की भी आयु होती है। डी खिलौना आयु, वो खिलौनों से खेलता है, तो ये भी होगी। इस प्रश्न के तो ये चारों ही विशेषता है, और इसमें हमें पूछा है बचपन की विशेषता नहीं है, तो 2022 में इस प्रश्न का आपको बोनस अंक दिया गया था, क्योंकि ये चारों की चारों ही बचपन की विशेषता है। 15वां प्रश्न, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये तो आप मान के चलो लगभग रीड हर पेपर में प्रकृति पोषण विवाद से तो एक प्रश्न आना ही है। प्रकृति पोषण, यहाँ देखो प्रकृति का अर्थ होता है वो प्रकृति, हमारा नेचर नहीं होता है। यहाँ प्रकृति से अर्थ है हमारी अनुवांशिकी, हमारे अनुवांशिक लक्षण। पोषण, पोषण जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट या हमारा वातावरण। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुवांशिकी वातावरण। प्रकृति अनुवांशिकी होती है, पोषण का अर्थ होता है वातावरण। उम्मीद है आप समझ में आगे होगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यह बताना, प्रश्न तो हमें ध्यान से पढ़ना होता है। ये पूछ रहा है असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। पहला, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये तो गलत है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, तो एक तो ये असत्य है। दूसरा, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकास होता है, ये तो सही कथन है। बच्चा सही में एक एकीकृत रूप में विकसित होता है, तो ये तो सत्य नहीं है। तीसरा है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो ये भी सही है। जब हमारे शरीर में किसी हमें चोट लग जाती है तो उसका दूसरे पर भी एक असर पड़ता है। जैसे कोई बच्चा या कोई लड़का बौना रह जाता है, तो उसके विकास दूसरे में भी, उसके दूसरे विकास में भी उसका असर पड़ेगा, तो ये भी सही है। चौथा है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो विकास है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, तो ये भी सही है। तो हमें बताना है असत्य कौन सा है। असत्य है सिर्फ ये, देखो
डी ऑप्शन में दे रखा है केवल ए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल ए। आगे है 17वां प्रश्न। खाली जगह तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। उत्तर इसके ऑप्शन दे रखे हैं वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो वृद्धि तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, या तो अनुभव के कारण वृद्धि कैसे होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शारीरिक बदलाव ये भी नहीं होगा। अब बचे विकास और मानसिक परिवर्तन। तो यहाँ देखो परिपक्वता और अनुभव, जब परिपक्वता और अनुभव दोनों हो जाते हैं तो इसे विकास कहते हैं। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। हमारे अगले प्रश्न 18वां प्रश्न। 16 वर्ष आयु का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज गुणा 100। तो इस सूत्र में हम डाटा रखते हैं। IQ इसका दे रखा है कितना, 75 बराबर इस मेंटल एज मान ली x, क्रोनिकल एज दे रखी है 16 गुणा 100। तो ये सूत्र रहेगा, तो ये तो आ जाएगा नीचे और 16 नीचे भाग में, तो ये आ जाएगा गुणा में 75/100 हो जाएगा 25/3/4, 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12, 12 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 12। अब हम चलते अगले प्रश्न पर 19वें में। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये तो सीधे फैक्चुअल प्रश्न है जो हमें रखने हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 19वें का डी, थॉमसन। ये सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। अगला प्रश्न 20वां। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो हमने दो प्रकार की विधियां पढ़ी है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। पहले निर्धारण मापने, तो ये तो अप्रक्षेपी है। अवलोकन, ये भी अप्रक्षेपी है। साक्षात्कार, ये भी अप्रक्षेपी है। कथानक संप्रति, डी ऑप्शन है कथानक संप्रति, यह एक प्रक्षेपी विधि है। तो 20वें का ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हमें विधियां याद करके रखनी है, कौन सी प्रक्षेपी है कौन सी अप्रक्षेपी। रीट प्री में भी और रीट मेंस में सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि है या कौन सी अप्रक्षेपी विधि है। प्रश्न में चलते 21वें में। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 55, 120। तो 55 तो होगी नहीं, 120 सामान्य की होती है, बचा 130 से 140। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140। तो 21वें का उत्तर हो जाएगा बी, 140। अगला प्रश्न 22वां। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु नहीं, हमें हर छात्र को विशिष्ट महसूस करवाना नहीं है, उनको एक जैसा महसूस करवाना, तो ये नहीं होगा। छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु हो सकता है आगे बढ़ते छात्राओं की अभिक्षमताओं प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, जानना नहीं है तो ये तो छोड़ ही दो। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जब हम समझेंगे कि छात्र किस में समर्थ है या किस में असमर्थ है, इसके लिए तो हमें उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है 23वां।
प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं अभिव्यक्ति में नव्यता, तो ये प्रतिभाशाली बालक का लक्षण होता है। दूसरा जिज्ञासा, हाँ प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है अपने। इसलिए जब आप टीचर बनेंगे आपकी क्लास में भी कोई प्रतिभाशाली बालक होगा। हो सकता है आप दूसरी क्लास के टीचर और आपको कोई बच्चा ऐसा हो जो तीसरी या चौथी क्लास के लिए रखता है, तो आप उसे सिर्फ दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, उसे चौथी क्लास या तीसरी क्लास के लेवल का सवाल देंगे और जिज्ञासा उसके साथ करेंगे। जिज्ञासा भी होती है, वार्तालाप करिए, ये जरूरी नहीं है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं बोलने में कम ही इंटरेस्ट लेते हैं, तो तीसरा नहीं होगा। अति सक्रियता या हाइपर एक्टिवनेस, ये भी नहीं होगा। पहला और दूसरा किसमें है? बी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 24वां, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि मतलब IQ बराबर मानसिक आयु बटा कालानिक क्रमिक आयु गुणा 100, वो हमने ऊपर पढ़ा था भी। IQ इज इक्वल टू MA/C × 100। ये विलियम थर्स्टन ने भी दिया था और टर्मन ने भी दिया था, तो इसके दोनों उत्तर सही माने थे, ए और बी। 25वां, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता होता है बच्चा हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है, रूढ़िवादिता से हटकर चलने का प्रयास करता है, कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश करता है। अति सक्रियता यह तो संबंधित नहीं है। कम बोधगम्यता, अगर उसको समझ ही कम आएगा तो सृजनात्मक हो ही नहीं सकता। तीसरा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी का अर्थ होता है जो हम लेंस पढ़े थे, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी जो एक जगह केंद्रित होता है। तो सृजनात्मकता तो फैलाती है, करो और दौड़ता है, ये भी करूँ वो भी करूँ, तो अभिसारी तो हो ही नहीं सकता। अभिसारी प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है, जैसे एग्जैक्ट पॉइंट पे बताता है ये होगा। चौथा है अपसारी मतलब फैलाना। तो सृजनात्मकता ये तो है, दिमाग के विचारों को चारों ओर फैलाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता तो समायोजन को कम करेगी। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच तो ये भी नहीं होगा। बीमारी का डर, यह भी कम कर देगी, समायोजन को बढ़ावा नहीं देगी। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। विक्षिप्त भय का मतलब होता है भय से मुक्ति एक प्रकार से, और चिंता से मुक्ति। जब बच्चा डर और चिंता से मुक्त होगा तो अपने आप ही समायोजन बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा डी। आगे है 27वां प्रश्न। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई या की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? हम पहले देखते हैं उसने क्या, उसके गणित के मैडम ने उसको सवाल करवाए थे। अगले दिन वो दुकान पर गए, दुकानदार की जोड़ बाकी में कुछ गलती हो गई थी, उसको सही करवा दिया। तो ये क्या हुआ, उसको पहले का सीखा हुआ आगे सकारात्मक हुआ है, मतलब फायदा हुआ है, तो क्या होगा सकारात्मक। तो नकारात्मक नहीं होगा, विपक्षी नहीं होगा, शून्य मतलब कुछ तो स्थानांतरण हुआ ही है, तो शून्य तो होगा ही नहीं, यह होगा सकारात्मक। सकारात्मक मतलब उससे फायदा हुआ है, कल किसी के का आज फायदा हुआ है। आगे है 28वां प्रश्न। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो ये तो सीधे है, दो विपरीत इच्छाएं एक साथ आ जाए कि मैं ये भी करूं वो भी करना है, तो वहाँ हो जाएगा द्वंद्व। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ जो हम कहते हैं ना, मैं तो यार द्वंद्व में पड़ गया, ये मैं करना भी चाहता हूँ
और ये करना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे फौज में जाना है यार, मुझे डर भी लगता है, तो दोनों विपरीत इच्छाएं हो गई, तो ये होता है द्वंद्व। अगला प्रश्न है 29। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, मतलब एवरेज और एवरेज से ऊपर का आईक्यू रखता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम आते हैं, ये बात याद रखो एक बार। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है, मतलब गणित में पढ़ने में अच्छा है। रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है, रवि में संभावना है। डिसकैलकुलेट तो ये तो होगा नहीं कि ऊपर दे रखा है, गणित में अच्छा है, तो ये नहीं होगा। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का मतलब है कुछ लिखने में जैसे उल्टा सुल्टा लिख देता है, अक्सर छोटे बड़े लिखता है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है डिसफेजिया, तो यहाँ तो उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया बोलने लिखने का, तो डी छोड़ो। सी डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित करती, तो यहाँ लिखना है पढ़ने वर्तनी, तो किसमें समस्या उसको पढ़ने वर्तनी, तो यह क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 30वां प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन, ये हमारी इसका था, ये 8-10 है, ये कथन जो याद कर लो ना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं रेट प्री में। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पूरी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।